नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो पे। स्टार्टिंग के इंट्रो में तो आप जान ही गए होंगे कि हम आज किस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं और आपने ये भी जान लिया होगा कि आज कितना महत्वपूर्ण दिन है हर एक भारतीय के लिए। जो भारत की पुरानी विरासत है जिसको इतने सालों से दबाया जा रहा था, कई जगह पे हमारे इतिहासकार उसको सही तरीके से नहीं समझा पा रहे थे और हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा से इसका गुणगान कर रही थी। आज उसका लोहा पूरे विश्व ने मानना शुरू कर दिया है। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, लेकिन आज इस बात को बताने से पहले हम लोग पूरी सच्चाई को जानेंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या कैसे हुआ, कौन है महर्षि सुश्रुत, और साथ ही साथ जानेंगे द रॉयल कॉलेज ऑफ एडनबर्ग के इतिहास के बारे में। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं कुशागर सिंह फिर से आ चुका हूँ आपके साथ इस नए वीडियो पे। महर्षि सुश्रुत 2600 साल पुरानी बात है ये, आज से भारत के 2600 साल पहले की बात। कौन थे महर्षि सुश्रुत? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। जिनका 90 किलो का कांसे की प्रतिमा एडनबर्ग कॉलेज के अंदर, जो रॉयल कॉलेज ऑफ एडनबर्ग स्कॉटलैंड में, वहां पे स्थापित किया गया, वो तो आज आप जानेंगे ही। तो आप जानना चाहिए कि कौन थे महर्षि सुश्रुत। थे नहीं, हम सब के लिए अब सब हमेशा के लिए जिंदा हो गए हैं। तो कौन है महर्षि सुश्रुत? महर्षि सुश्रुत भारतीय इतिहास के एक ऐसे सर्जन जिसे भारत के शल्य चिकित्सक का जनक माना जाता है, मतलब फादर ऑफ सर्जरी, एंड ऑल्सो इट्स कॉल्ड एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ये महत्व इसलिए नहीं कहा जा रहा कि उनके इतिहास के कारण, बल्कि उनकी उपलब्धियों के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि भारत के अभी जो नव युवा हैं और जो भारत के नए नागरिक हैं, जो भी नए भारतीय हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनको हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता, तो उनको आज मैं आप सबके सामने सार्थक करने जा रहा हूँ जो सच्चा इतिहास है। लगभग 600 ईसा पूर्व, मतलब 600 BCE में एक महान ऋषि पैदा हुए, काशी, जो वर्तमान में आज वाराणसी के नाम से जानी जाती है। और वो जो ऋषि पैदा हुए थे वो काशी में हुए थे, और जो उनके गुरु थे वो भगवान धन्वंतरी हैं। भगवान धन्वंतरी हिंदू पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि उन्हें देवता माना जाता है, अमृत के देवता माना जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब अमृत को लेकर जो आए थे वो भगवान धन्वंतरी थे। ये कहानी तो आपने हमेशा सुनी होगी, लेकिन आज हम उनके शिष्य यानी कि महान ऋषि सुश्रुत के बारे में हम जान रहे हैं। तो महर्षि सुश्रुत के जीवन के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आज से लगभग 620 ईसा पूर्व, मतलब 600 BCE, अगर इसको रफली देखा जाए तो 2600 ईयर्स बैक, मतलब 2600 साल पहले भारत में एक महान ऋषि हुए जो वाराणसी की धरती के ऊपर हुए। और उनका जो इतिहास है वह जीवनी से ऊपर उन्होंने एक ऐसी चीज करके दिखाई जो आज जो मॉडर्न साइंस, जिसे हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है, वो आज से लगभग कई हजार साल पहले उन्होंने बता दिया था। उन्होंने एक ऐसी किताब की रचना करी जिसको हम सुश्रुत संहिता के नाम से आज जान रहे हैं। साथ ही साथ आज हम जानेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में उन्होंने उपलब्धियां हासिल करी थी। शल्य चिकित्सा, शरीर रचना विज्ञान, औषधि विज्ञान, आयुर्वेद, चिकित्सा, शिक्षा, मतलब टीचर भी और स्टूडेंट भी। स्टूडेंट भगवान धन्वंतरी के, और टीचर जिन्होंने इतिहास रच दिया। जब पूरी दुनिया जानती नहीं थी कि कैसे सर्वाइवल किया जाता है, कैसे सर्वाइवल के लिए सीख रही थी, उस समय पे उन्होंने एक ऐसी रचना कर दी जो आज के मॉडर्न साइंस के सामने भी करना बहुत ही मुश्किल है। प्लास्टिक सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी, ऐसी न्यूरो सर्जरी, जो अलग अलग टाइप की सर्जरीज होती हैं, उन्होंने तब उसके बारे में इजाद कर दिया और कई लोगों की मदद करी। अब जानते हैं सुश्रुत संहिता क्या है। जैसे मैंने बताया, सुश्रुत संहिता भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ। इसमें निम्नलिखित विषय के ऊपर विस्तार से बताया गया है। विषय जैसे कि मानव शरीर रचना, जिसे हम कहते हैं एनाटॉमी, और शल्य चिकित्सा, जिसे हम सर्जरी के नाम से जानते हैं, अस्थि विज्ञान, जिसे हम ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं, नेत्र चिकित्सा, मतलब आई चेकअप्स के जो औषधि होते हैं, आई चेकअप के होते हैं, उसके ऊपर, प्रसूति एवं स्त्री रोग, फीमेल के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर उन्होंने काम किया। साथ ही साथ विष विज्ञान, जो पॉइजन्स होते हैं उसके ऊपर भी उन्होंने रिसर्च करी। घावों का उपचार, मतलब मेडिकल उन्होंने
इक्विपमेंट्स बनाए, साथ ही साथ शल्य उपकरणों का उपयोग मतलब सर्जरी के इक्विपमेंट्स बनाए, चिकित्सा नैतिकता मतलब एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो एथिकल वैल्यूज होती है उसके बारे में भी उन्होंने एजुकेट किया। तो ऐसी चीजों का उन्होंने अपने सुश्रुत संहिता में विस्तार पूर्वक बता रखा है, जो भारत और विश्व का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और प्राचीन ग्रंथ है, जो चिकित्सा क्षेत्र मतलब मेडिकल क्षेत्र में सबसे ऊपर माना जाता है। अब जानते हैं उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण योगदान, जो हमें आज तक बताए नहीं गए हैं, और ये हर एक बच्चे को जानना चाहिए। हमारे देश का हर एक युवा, हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति ये जानना चाहिए कि महर्षि सुश्रुत के महत्वपूर्ण योगदान क्या थे। लगभग 300 से अधिक उन्होंने शल्य चिकित्साएं करी थी, शल्य प्रक्रिया, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग टाइप की सर्जरीज करी थी, नाक की सर्जरी, आंख की सर्जरी और साथ ही साथ स्किन्स की अलग अलग डिजीजेस के ऊपर उन्होंने काम किया था। तो ऐसे उन्होंने 300 से अधिक शल्य चिकित्साएं करी और 120 से अधिक उनके पास शल्य इक्विपमेंट्स थे, मतलब सर्जरी करने के इक्विपमेंट्स, जिसमें अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स थे, जिसका मैं थोड़ा सा आपके सामने वर्णन कर देता हूँ कि कौन से इक्विपमेंट्स थे। चिमटी, जो हम फॉरचेप कहते हैं, छोटी छोटी जो चिमटी आज हम देख रहे हैं, उसका इक्विपमेंट उन्होंने बनाया। चाकू, स्कैल्प्स, नीडल्स, सुई, सीजर्स, कैंची, प्रॉप्स, जांच इक्विपमेंट, उपकरण, मतलब जांच करने के लिए ये इक्विपमेंट्स बनाए। लगभग 120 से अधिक शल्य उपकरण, ध्यान से सुन लीजिएगा, 120 से अधिक, जिस समय पे कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे उस समय पे ऐसे इक्विपमेंट्स इजाद किए, और वो भी एक दो नहीं, 120 से अधिक। अब आपको हैरानी होगी कि इक्विपमेंट्स बनाए कैसे होंगे, लोहे या अलग इक्विपमेंट्स, अलग मेटल्स के। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बनाए तो इक्विपमेंट उन्हीं सब चीजों से थे, लेकिन उसके अंदर जो प्रयोग किया था, जो इस्तेमाल किया था चीज, वह थोड़ा अलग था। उन्होंने क्या किया, जितने इक्विपमेंट्स बनाए उसमें देखा चिड़ियों का मुंह देखा और अलग अलग जानवरों की जो चोंच होती है, उस एक चोंच के हिसाब से उन्होंने उसके ऊपर इक्विपमेंट्स देख के अलग अलग जानवरों के इतिहास के, अलग अलग जानवरों के बारे में जान के उसी तरीके से उन्होंने बनाए। ये तो बात हो गई बनाने की। अब क्या है प्लास्टिक सर्जरी, जो आज के टाइम पे हम प्लास्टिक सर्जरी देखते हैं। उन्होंने कौन सी प्लास्टिक सर्जरी करी थी, तो उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिक सर्जरी का विस्तार किया था। पहले के टाइम पे क्या होता था, जितने भी कैदी होते थे उनको क्या किया जाता था, अपराधियों की नाक काट दी जाती थी राजाओं के द्वारा, कि उनको किसी के सामने यह नहीं दिखाया जा पाए कि उनका यह अपराध है, सबको पता चल जाए। और इसके वजह से उन्होंने तब के टाइम पे नाक पुनः निर्माण, जिसे आज हम कहते हैं राइनोप्लास्टिक जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस टाइम पे सबसे पहले राइनोप्लास्टिक का आविष्कार किया, जो नाक की सर्जरी को बताता है। और ऐसे चीजों के साथ साथ उन्होंने किया, तो उन्होंने क्या एक चीज का इस्तेमाल किया, थोड़ा बता देता हूँ। प्राचीन भारत में अपराधियों की नाक काट दिया, जैसे मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ सुश्रुत जी ने क्या किया, त्वचा, हमारी जो स्किन होती है, स्किन के कुछ टुकड़े काटे, उसको ग्राफ्टिंग मेथड किया गया। जैसे प्लांट्स की ग्राफ्टिंग करी जाती है, 2 प्लांट्स को कट करके एक प्लांट में ऐड कर दिया जाता है, तो ग्राफ्टिंग मेथड होता है। ठीक वैसे ही एक प्लांट की तरह ही एक आदमी की स्किन अलग जगह से ग्राफ्ट करी गई, उसे ऐड ऑन करी गई और नाक की तरह उन्होंने इजाद कर दी। यही आज के टाइम पे आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की नींव मानी जाती है, और जिसे हम कहते हैं राइनोप्लास्टिक। अब आ गया दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आज के टाइम पे मोतियाबिंद, जिसे कैटरैक्ट भी कहते हैं। कैटरैक्ट जैसी बीमारी का भी उन्होंने इलाज का वर्णन किया है अपने सुश्रुत संहिता में, उसमें बता रखा है कि कैसे किया जाता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो यह सब तो सुश्रुत जी की जो कला है, जो उनका ज्ञान है, उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने जो जो किया है, ये तो आप सब ने जान लिया। अब क्वेश्चन आता होगा कि सुश्रुत जी अपने ऋषियों, अपने सहपाठियों और अपने छात्रों को कैसे समझाते थे अपने इस कला को। तो वो डायरेक्ट कभी इंसान के ऊपर नहीं करवाते थे अभ्यास, क्योंकि अभ्यास कराना बहुत जोखिम का काम है। अगर किसी व्यक्ति को अचानक से सर्जरी का इक्विपमेंट दे दिया जाए और ह्यूमन बॉडी पे कराया जाए, तो वास्तविक है वो सही से नहीं कर पाएगा। लेकिन महर्षि सुश्रुत इस ज्ञान को पहले से जानते थे, तो इसलिए वो क्या करते थे, पहले फल के ऊपर, फिर सब्जियों पे, पशुओं के उत्तक मतलब उनके जो मांस होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं, उसके ऊपर कराया। फिर सीधे मृत बॉडी मतलब मृत शरीर के ऊपर, डेथ बॉडी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तब के टाइम पे एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि जैसे किसी की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद बॉडी जमना शुरू हो जाती है, मतलब हार्ड हो जाती है। जमना इन द सेंस वो वर्क नहीं करती और हार्डन हो जाती है।
तो उस टाइम पे इस तरीके की इतनी बड़ी दिक्कत को सही करने के लिए शुश्रुत जी क्या करते थे पता है? वह पानी के अंदर शरीर को डाल देते थे। जब शरीर सड़ जाता था, उसके बाद जब उसका मांस मुलायम हो जाता था, तब उसके ऊपर वो रिसर्च करते थे। ये दिखाता है उनकी सोच और उनका विजन किस तरीके का था कि इतनी जो जटिल तकनीक है उसको आसान करने के लिए उन्होंने कैसे-कैसे तरीके का इस्तेमाल किया, जो आज के हमारे मॉडर्न साइंस में कहीं न कहीं हर जगह काम आ रहा है। अब बात आती है स्कॉटलैंड वाली खबर के ऊपर। हमने शुश्रुत जी का पूरा इतिहास जान लिया, कौन थे शुश्रुत जी, उनकी क्या थी जीवनी, उन्होंने क्या-क्या किया। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि उन्होंने वास्तविकता तो हमें सबके सामने ज्ञान रख दिया, लेकिन स्कॉटलैंड में क्या हुआ? जो हमारे सामने अभी 22 जून की खबरें हमें दिखाई दे रही हैं, ये बात 22 जून की नहीं है, ये 19 जून की खबर है। 19 जून को स्कॉटलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में महर्षि शुश्रुत जी की ब्रॉन्ज प्रतिमा जो 90 किलो की है, उसका अनावरण किया गया। यह खबर हमें 22 जून को पता चली, क्योंकि मीडिया का थोड़ा आगे पीछे हो जाता है डेट। लेकिन व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कौन और कहाँ पे हो रहा है ये। तो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबर्ग क्या है? आज से लगभग 500 साल पहले, लगभग अधिक ही 500 साल पहले, 1505 में 1505 में एडिनबर्ग के स्कॉटलैंड में उद्देश्य क्या था? विश्व भर में सर्जन की प्रशिक्षण, मतलब प्रशिक्षण, एक तरीके से सर्जन्स क्रिएट करना, सर्जन्स बनाना और शिक्षा का देना। एक ऐसा रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ एडिनबर्ग की स्थापना 1505 में करी गई, जो स्कॉटलैंड में करी गई। और प्रतिमा से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट बात, उन 90 किलो की जो प्रतिमा है जो महर्षि शुश्रुत जी की है, वो कांसे की प्रतिमा, ब्रॉन्ज की प्रतिमा भारत में ही बनाई गई। तमिलनाडु के कुंभकोटम, जो स्वामी मिलाई कुंभकोटम एरिया ऑफ तमिलनाडु में इसको बनाया गया। और भारतीय कला के साथ पारंपरिक भारतीय शिल्पकारों ने इसकी तकनीकी और भारतीय कारीगरी के साथ इसका अनावरण किया, इसको बनाया और इसको स्थापित करवाया गया एडिनबर्ग में। एडिनबर्ग मतलब रॉयल कॉलेज ऑफ एडिनबर्ग में इसकी स्थापना हुई। अब प्रतिमा का अनावरण किसने किया, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग सारे इतिहास तो जान लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कौन इसके पीछे है। भारत के कॉन्सुल जनरल, जिन्हें हम महा वाणिज्य दूत भी कहते हैं, उन्होंने इसका अनावरण कराया गया। और इस समारोह में कौन कौन लोग आए थे? मतलब डॉक्टर्स तो आए ही थे, सर्जन तो आए थे, साथ ही साथ शिक्षाविद मतलब टीचर्स जो इस क्षेत्र को पढ़ाने वाले हैं, और भारत और स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि जो एम्बेसी मेंबर्स हैं, ये लोग उस समय वहां पे उपस्थित थे। अब आ जाती है सबसे महत्वपूर्ण खबरें कि यह बात कहाँ तक जरूरी है। हाँ देखिए, भारतीय इतिहास, चाहे हम पहले हमारे भारतीय इतिहास को खाली मसालों के नाम पे जाना जाता था और कल्चर के नाम पे, लेकिन भारत का इतिहास अगर देखा जाए तो शस्त्र से लेकर शास्त्रों तक पे है। बस हमें अपने रूट्स को समझना पड़ेगा। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास को जानना पड़ेगा। भारत के हर एक युवा को, हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव जंतु जो भारत में रहता है, उसे गर्व करना पड़ेगा। और गर्व कैसे होगा? अपने इतिहास को जान के, अपने वर्तमान में उसका स्थापना करके और भविष्य की रचना के लिए दूरदर्शिता को मार्गदंड लेकर आगे ले जाना पड़ेगा। जान लेते हैं अंत में महर्षि शुश्रुत के कुछ 10 सबसे रोचक तथ्य। लगभग 2600 साल पहले उनका जन्म हुआ था भारत में, मतलब काशी में। काशी जो आज की वाराणसी है। उन्हें शल्य चिकित्सक का जनक माना जाता है, मतलब फादर ऑफ सर्जरी। और उन्होंने शुश्रुत संहिता जैसी एक महान पुस्तक की रचना करी, जो आज के मॉडर्न साइंस के लिए और भारतीय और विश्व की सबसे पुरानी एक ऐसा ग्रंथ है मेडिकल साइंस का, जो उन्होंने रचना करी। 300 से ज्यादा उन्होंने सर्जरीज तो करी ही थी, साथ ही साथ 120 से ज्यादा उन्होंने उपकरण बनाए थे, जिससे सर्जरी को, जो शल्य चिकित्सा है, उसे सही से किया जा सके। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की नींव रखी, जैसा कि आप सबको पता चल गया आज की वीडियो में। और मोतियाबिंद जैसी जो बीमारी है, उसका उपचार आज से कई हजार साल पहले कर दिया, जो आज हमारे मॉडर्न साइंस के टाइम पे किया जा रहा है अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट से। चिकित्सा में उन्होंने नैतिकता पे जोर दी, जैसे मैंने बताया कि एथिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ यू डजंट हैव एथिक्स, नथिंग विल बी अचीव बाय यू। उन्होंने ऐसे सिद्धांत की परिकल्पना को सार्थक किया,
जिसको हम आज देख पा रहे हैं। साथ ही साथ शरीर रचना विज्ञान, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने काम किया और उसके ऊपर अच्छे से अध्ययन करके भारत के इतिहास को अमर किया। और 10वां सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने भारत के इतिहास को, जो चिकित्सा इतिहास को, उसे आज दुनिया भर में स्थापित करने के लिए, अध्ययन करने के लिए जो छोड़ के गए संस्कृत संहिता, वो आज पूरे विश्व में जानी जा रही है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, इसके कंक्लूजन में। कंक्लूजन मैं आपके सामने बस इतना ही कहूंगा कि भारत का इतिहास अगर आप जितना चाहें, जितना पढ़ेंगे, उतना आपको कम पड़ेगा, क्योंकि भारत का इतिहास कागजों पे नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों, मौलिक ढांचों और इंसान की इंसानियत के ऊपर नींव रखता है। और भारत का इतिहास हर क्षेत्र में आगे है। प्रयास बस इतना है कि हमें इसे समझना पड़ेगा और कर्तव्य निष्ठा के साथ इसको आगे ले जाना पड़ेगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा, जान पाए होंगे कि कौन है महर्षि सुश्रुत, और साथ ही साथ आपको इतिहास पता चला होगा रॉयल कॉलेज ऑफ एडनबर्ग मीन्स स्कॉटलैंड का। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रयास करिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारा सहयोग बढ़ाइए और हमारे इस अखंड भारत की नींव को, परिकल्पना को सिद्ध करने में, सार्थक करने में मेरा योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।